वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएँ। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑम्फ्लाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ इन न्यूबॉर्न। नवजात शिशुओं में ऑम्फ्लाइटिस किसका संक्रमण है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए ये एसआईसी स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2016 में और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, नाभिनाल। ठीक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड का संक्रमण है, इन्फेक्शन है। अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। नवजात शिशुओं में ऑम्फ्लाइटिस गर्भनाल अर्थात अम्बिलिकल कॉर्ड का इन्फेक्शन है। यह एक प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। यह संक्रमण गर्भनाल अर्थात अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा नवजात बच्चों में फैलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इज अ कॉमन एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेंटाइल डायरिया। इन्फेंटाइल डायरिया के लिए जो आपका सबसे उत्तरदायी अभिकर्ता है या कॉमन एजेंट है, रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, उसे बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें कौन सा जिम्मेदार है। बच्चों में डायरिया के लिए शिशु होते हैं, उन्हें डायरिया में होने वाले जो दस्त रोग हैं, इसके लिए उत्तरदायी सामान्य अभिकर्ता अर्थात एजेंट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन भी हो जाएगा। देखिए एसआईसी स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये, स्टॉप नर्स 2016 में, और इसमें आपको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका भी दिया गया है। ठीक है, लेकिन जो आपका ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये अमीबा से होने वाला एक रोग है, अमीबी पेचिस। ठीक है, ये क्या है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस रोग हो जाता है। और यहाँ पे आपका जो जिम्मेदार है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है इन्फेंटाइल डायरिया के लिए, तो ये ई कोली और रोटा वायरस, लेकिन मुख्य रूप से रोटा वायरस जिम्मेदार है। यहाँ पे रोटा वायरस और ई कोली। तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये देखिए गलती से डी लिख गया है। शिशु दस्त के लिए आमतौर पर रोटा वायरस मुख्य है। जो शिशु दस्त है उसके लिए आमतौर पर रोटा वायरस मुख्य है और ई कोलाई नामक जीवाणु जिम्मेदार है। ठीक है, ये भी जिम्मेदार है और आपका लेकिन मुख्य रूप से रोटा वायरस जिम्मेदार है। ये जीवाणु भोजन के साथ आंत में पहुंचते हैं। ये जीवाणु भोजन के साथ आंत में पहुंचते हैं, जिसके संक्रमण से दस्त इतना बढ़ जाता है। ठीक है, जो ये जीवाणु हैं ये भोजन के साथ आंत में पहुंच जाते हैं और इनके कारण क्या होता है कि इन्फेक्शन इनके इन्फेक्शन के कारण इतना ज़्यादा दस्त बढ़ जाता है, जिसके कारण शरीर में कई लीटर जल निकल जाता है। बहुत भारी मात्रा में जल की हानि होती है, अतः त्वचा सूखी हो जाती है और ठंडी और झुर्रीदार हो जाती है। अस्थियां जो होती हैं वो धंसी हुई प्रतीत होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया है, ये एनवीएस स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। द मोड ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस इज मेनली। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का माध्यम है। हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण का माध्यम है। एनवीएस स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, पेरेंट्रल। ऑप्शन ए आपका राइट है, पेरेंट्रल। ठीक है, आंत्रेतर। तो यहाँ पे हम देख लें एक्सप्लेन। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रुधिर अर्थात सीमेन एवं रुधिर हो गया, वीर्य हो गया जाता है जैसे सीमेन, और अन्य शारीरिक द्रव के स्थानांतरण से होता है। जो आपका हेपेटाइटिस बी है, इसका जो इन्फेक्शन होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रुधिर से, वीर्य से एवं अन्य शारीरिक द्रव के स्थानांतरण से होता है। गर्भावस्था के दौरान यदि माँ हेपेटाइटिस बी विषाणु से संक्रमित है, गर्भावस्था के दौरान यदि जो माँ है वो हेपेटाइटिस बी से इन्फेक्टेड है, ठीक है, विषाणु से संक्रमित है, तो क्या होगा,
जो बच्चा इस विषाणु से संक्रमित हो सकता है, जो बच्चा होता है वो भी इस विषाणु से, वायरस से क्या होता है, इन्फेक्टेड हो सकता है। जो डेंगू हो गया, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया आदि का संक्रमण मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, जैसे डेंगू हुआ, चिकनगुनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, ये संक्रमण इन्फेक्शन है, ये मॉस्किटोज़ के काटने से होता है। ठीक है, बाइट करने से होता है, जब मच्छर काटते हैं तब होता है। और ये खांसी हो गया, निमोनिया हो गया, आपका कोविड-19 और SARS-2 आदि का जो संक्रमण ये छींकने या खांसने से होता है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो निमोनिया हो गया या कोविड-19 हो गया, SARS-2 हो गया, ठीक है, आदि का जो संक्रमण है ये छींकने या फिर खांसने से होता है। अब यहाँ पे बात आ जाए हैजा और डायरिया की। हैजा, डायरिया और टाइफाइड, पोलियो आदि का जो संक्रमण है ये दूषित स्थानों के संपर्क में आने से होता है। ठीक है, ये गंदगी से फैलने वाले रोग हैं। आपका हैजा हो गया, डायरिया, टाइफाइड और पोलियो। ठीक है, ये जो संक्रमण होते हैं, इन्फेक्शन होते हैं, ये क्या होते हैं, गंदे स्थानों से, दूषित स्थानों के संपर्क में आने से हो जाते हैं। तो देखिए, एक ही जो आपका एक्सप्लेन है उससे बहुत ज़्यादा पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एक ही एक्सप्लेन से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस वजह से ज़्यादा आप एक्सप्लेन को अच्छे से देखा करें, और अगर आपको प्रॉब्लम्स हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर गेस करें। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट डज whooping कफ इज चिल्ड्रेन इंडिकेट। देखिए, कहा जा रहा है कि बच्चों में काली खांसी क्या दर्शाती है। ठीक है, जो whooping कफ है ये कह रहा है कि बच्चों में क्या दर्शाने का काम करती है, इंडिकेट। ठीक है, यहाँ पे डायरिया इंडिकेट है। ठीक है, सॉरी, whooping कफ इन चिल्ड्रेन इंडिकेट। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग लिख गया ना, यहाँ पे इस तरह से होगा, इंडिकेट। ठीक है, ये हो गया आपका इंडिकेट। बच्चों में काली खांसी क्या दर्शाती है, व्हाट डज whooping कफ इन चिल्ड्रेन इंडिकेट। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, NVS टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। देखिए, जितने भी क्वेश्चन है सभी पूछे गए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो देखिए, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे आपका राइट होगा, पर्ट्यूसिस। ठीक है, बच्चों में काली खांसी क्या दर्शाती है, तो ये पर्ट्यूसिस को दर्शाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, पर्ट्यूसिस। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन को देखा करें, जल्दबाजी ना किया करें कि जल्दबाजी करके अगर एक्सप्लेन है तो इसे स्किप करके आप देख लेते हैं। ठीक है, केवल क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है देखना, फिर बाद में आप कहेंगे कि नहीं सर, केवल आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ाए थे और उसमें समझ में नहीं आया। ठीक है, इस वजह से जो एक्सप्लेन होता है उसमें बहुत से क्वेश्चन, आपको नए क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो काली खांसी जिसे whooping कफ कहा जाता है, ये बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, इन्फेक्शन से होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि जो काली खांसी whooping है, कफ है, ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो यहाँ पे बॉर्डीटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने पर स्रावित लार अर्थात ड्रॉपलेट के द्वारा दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, अर्थात इन्फेक्टेड हो जाता है। यह श्वसन मार्ग को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, जो काली खांसी है, whooping कफ है, ये क्या होता है कि श्वसन मार्ग को आपके सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। खांसने पर गले से तीखी आवाज़ निकलती है, जिसके कारण इसे पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि whooping कफ को पर्ट्यूसिस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, खांसने पर क्या कहा है कि खांसने पर गले से तीखी आवाज़ निकलती है, इसी के कारण इसे पर्ट्यूसिस का नाम दिया गया है। अब दूसरे रोग एवं उनके कारण निम्नलिखित हैं, और भी दूसरे रोग हैं और उनके जो कारण हैं वो निम्नलिखित है। अब देखिए, वहाँ पे ऑप्शन में और भी दिए थे ना, डिप्थीरिया दिया था। ठीक है, तो ये क्या था, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरी, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरी, ये क्या करते हैं, श्वास एवं गले का संक्रमण है। ठीक है, जो डिप्थीरिया है ये श्वास नली एवं गले का इन्फेक्शन है। और जो आपका हेपेटाइटिस है, ठीक है, ये हेपेटाइटिस विषाणु अर्थात यकृत शोथ है। हेपेटाइटिस ये क्या है, विषाणु से होने वाला रोग है। और जब का खसरा है,
ये पैरामिक्सो वायरस कुल के विषाणु से फैलता है। जो खसरा है ये पैरामिक्सो वायरस जो कुल के विषाणु या वायरस से फैलता है, अर्थात ये किसको इन्फेक्टेड करता है, तो श्वसन संक्रमण है। ठीक है, ये आपके जो श्वसन नली होती है उसको संक्रमित कर देता है। अब क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच्ड फॉर अ पेशेंट रिसीविंग अ लूप डायूरेटिक। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण लूप मूत्रवर्धक प्राप्त करने वाले रोगी के लिए देखे जाने चाहिए। तो आरआरबी स्टाफ नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, 20/7/2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी वॉच्ड फॉर अ पेशेंट रिसीविंग अ लूप डायूरेटिक, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, वीक इरेगुलर, यहाँ पे सॉरी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है, वीक इरेगुलर पल्स अर्थात क्षीण अनियमित नब्ज। ठीक है, वीक इरेगुलर पल्स, ऑप्शन बी राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। लूप मूत्रवर्धक प्राप्त करने वाले रोगी के लिए क्षीण अनियमित नब्ज वाले लक्षण को देखा जाना चाहिए। लूप अर्थात डायूरेटिक्स एक शक्तिशाली प्रकार का मूत्रवर्धक होता है जो मोटे आरोही लूप में सही ट्रांसपोर्टर वाले पदार्थ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, क्लोराइड हो गया जैसे आयनों को रोककर काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। तो देखिए क्वेश्चन है, सोडियम फ्लोराइड वायल इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ विच सब्सटेंस इन ब्लड। खून में किस पदार्थ की मात्रा जानने के लिए सोडियम फ्लोराइड की बोतल का उपयोग होता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। खून में किस पदार्थ की मात्रा जानने के लिए सोडियम फ्लोराइड की बोतल का उपयोग होता है। बीएचयू नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2018 में। तो बताएं, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है ग्लूकोज, ऑप्शन ए राइट है आपका ग्लूकोज। खून में किस पदार्थ की मात्रा जानने के लिए सोडियम फ्लोराइड की बोतल का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है आपका ग्लूकोज। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। खून में ग्लूकोज की मात्रा जानने के लिए सोडियम फ्लोराइड की बोतल का उपयोग होता है, अर्थात NaF सोडियम फ्लोराइड। ठीक है, जो आपका Na है ये इंडिकेट करता है सोडियम को, और जो आपका F है ये फ्लोराइड को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो सोडियम फ्लोराइड होगा। इसको एंटी ग्लाइकोटिक प्रभाव के लिए जाना जाता है। ठीक है, सोडियम फ्लोराइड की बोतल का उपयोग होता है, और जो NaF है इसको एंटी ग्लाइकोटिक प्रभाव के लिए जाना जाता है, जो इरिथ्रोसाइट द्वारा ग्लाइकोलाइसिस को रोकता है, जो इरिथ्रोसाइट्स के द्वारा ग्लाइकोलाइसिस को रोकने का काम करता है। अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर, आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें उसके बाद आंसर दें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच द फॉलोइंग कंडीशन इंट्राएकुलर प्रेशर इंक्रीजेस। इन विच द फॉलोइंग कंडीशन इंट्राएकुलर प्रेशर इंक्रीजेस। निम्न में से किस अवस्था में इंट्राएकुलर प्रेशर बढ़ता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। यूपीपीएससी स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा ग्लूकोमा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है ग्लूकोमा। कहा जा रहा है कि किस अवस्था में इंट्राएकुलर प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पे ग्लूकोमा। ठीक है, जब आपको ग्लूकोमा हो जाता है तब यहाँ पे जो इंट्राऑकुलर प्रेशर है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। ग्लूकोमा को सामान्य रूप से काला मोतिया कहा जाता है। जो ग्लूकोमा होता है इसे सामान्य रूप से अगर जाना जाए तो काला मोतिया के नाम से इसे जानते हैं। आँख के अंदर अंगों के पोषण के लिए एक तरल पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। आँख के अंदर अंगों के जो पोषण के लिए, ठीक है,
एक तरल पदार्थ उत्पन्न होता है। पोषण के बाद यह तरल पदार्थ आँख से बाहर महीन छिद्र, ठीक है, अर्थात फिल्टर से बाहर निकलते हैं। उम्र के साथ छिद्र तंग होने शुरू हो जाते हैं। इससे तरल पदार्थ के निकलने की प्रक्रिया बाधित होने लगती है। क्या होता है, इससे तरल पदार्थ जो निकलता है वो जो निकलने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, बाधित होने लगती है, ठीक है। जिससे आँख का जो प्रेशर है, इंट्रा आकुलर प्रेशर जिसे कहा जाता है, जो आँख का प्रेशर है जिसे इंट्रा आकुलर प्रेशर कहा जाता है, वो बढ़ने लगता है। आँख का बढ़ा हुआ प्रेशर ऑप्टिक नर्व को डैमेज करने लगता है। जो आँख का क्या होता है, बढ़ा हुआ जो प्रेशर है, इंट्रा आकुलर प्रेशर है जो बढ़ने लगता है, और ये आँख का बढ़ा हुआ जो प्रेशर होता है, ये ऑप्टिक जो नर्व होती है उसे क्या होता है, डैमेज करने का काम करता है, ठीक है, उसे धीरे धीरे ख़त्म करने का काम करने लगता है, जिससे दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, जिससे दिखना बंद होने लगता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब यहीं से हम अभी इस क्लास को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।